यूक्रेन ने रूस पर किया है जोरदार पलटवार। मेलिटोपोल में हिमार्स मिसाइल सिस्टम से अटैक किया गया है। 7 हिमार्स मिसाइल सिस्टम से की गई रूसी मिसाइलों को टारगेट। मेलिटोपोल में रिहायशी इलाके में गिरी एक मिसाइल गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ से मेलिटोपोल में रूस पर हमले किए गए और एक मिसाइल रिहायशी इलाकों पर में जाकर गिरी, जिससे कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। केजे सिंह सर, ये हम देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ये भी लगातार कहा जा रहा है कि 24 फरवरी तक, उससे ठीक पहले या 24 फरवरी के आसपास रूस कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसे समय में जो बाइडेन पहुंचेंगे पोलैंड और 20 से 22 फरवरी के बीच वहां पर रहेंगे, उसे कैसे देखते हैं आप सर? क्या मैसेजिंग है? सुमेरा, देखिए, 2 चीजें मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं। एक तो ये है कि ब्लैक सी को हम एक कब्जाया हुआ इलाका न सोचें। रूस की तो वो लाइफलाइन है। रूस का जो ओडेसा फ्लीट है, रूस का जो वार्म वाटर पोर्ट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी है, वो ब्लैक सी के थ्रू है। तो अगर हम क्रीमिया को, अगर यूक्रेन टारगेट करेगा, तो रूस की जो रेड लाइन है वो तो क्रॉस है। तो ये तो एक खतरनाक खेल है जिससे बचना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो भी देश अभी हथियार दे रहा है, उसको एक और चिंता है कि मेरे हथियारों की पोल तो नहीं खुल जाएगी। मैं हथियार दे दूं, जैसे रूसी हथियारों की पोल खुल गई, अगर हम टैंक दे दें M1 अब्राहम, लेपर्ड, यूरोपीय मुल्क, और वो वहां प्रभावी ना हो, तो उनकी तो पोल खुल जाएगी। इसी तरीके से अगर हवाई जहाज दे दिया जाए, तो उनको पायलट कौन करेगा? पायलट भी तो ट्रेन होने चाहिए। क्या ये मुल्क अपने पायलट देंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, या यूक्रेन के पायलट और टैंक क्रू को रिट्रेन किया जाएगा? उसमें टाइम लगेगा। और उसमें कितना समय लगेगा? ये ट्रेनिंग तो समय लेती है, ऐसे बिल्कुल कुछ समय में और कुछ महीनों में, अब कुछ दिनों में आप ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। और कई मायनों में समेरा, एक चीज और है जी, कि कई बार कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि एक उबाल उठाओ पतीले में या एक हालात में, और फिर वो बात रिजॉल्व कर ली जाए। तो क्या ये वो तो नहीं है कि एक आखिरी झटका एक तरीके से? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लगातार कहा जा रहा था कि शुरुआत में इसीलिए नहीं दे रहे हैं लॉन्ग रेंज हथियार कि जितने हथियार दिए उसी के जरिए एस्केलेट किया जाए, रूस के सामने खड़ा रहे यूक्रेन 1 साल तक, ठंड के मौसम में भी, एनर्जी क्राइसिस का सामना करते हुए भी, और फिर निगोशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि रूस ने भी अपने पैर जमीन में गड़ा दिए और वो और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाला जो फॉर्मूला है, वो ऐसा लगता है, राजीव नयन जी आपका क्या मत है इस पर? वो फेल होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आपने बहुत एस्केलेट किया यूरोप की तरफ से, नेटो की तरफ से, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। रशिया और ज्यादा ताकत के साथ आगे आ गया। देखिए, एस्केलेट टू डी एस्केलेट का एक यूज किया था अमेरिका ने रूस की नीति को बताने के लिए, जिसे कि रूस ने डिनाई किया कि ऐसी उसकी कोई नीति नहीं है। ये चलिए, एक तो अलग एक विषय होगा जिस पर कि हम चर्चा बाद में कभी कर सकते हैं। अभी विषय हो रहा है कि क्या बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और अब कितने हद तक यूरोप मदद देगा। देखिए, करीब करीब 5000 आर्टिलरी फायर हर दिन यूक्रेन उनके ऊपर कर रहा है, रूस के ऊपर। रूस भी, जैसा अभी आपने बताया, काफी जोरदार तरीके से आने की तैयारी कर रखा है इस एनिवर्सरी प्लान में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ें बिटवीन द लाइंस, जो हम लोग रिसर्चर का काम होता है, जिसे हम क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं, कि उनके बयानों से कुछ बातें निकालते हैं। तो अगर हम बयानों से बात निकालें, तो अभी लगता है कि रूस भी, देखिए, रूस के लिए भी कॉस्टली जंग हो ही चुका है, नो डाउट। और यूरोप की अपनी एक अलग समस्या है। अब ये बीच का रास्ता जेलेंस्की निकालने नहीं दे रहे हैं। दोनों चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, जिससे कि बातें आगे न बढ़े, लेकिन बातें बढ़ती चली जा रही है। तो फिर क्या वो चर्चा जो बार बार होती है कि जेलेंस्की जब तक नहीं हटेंगे तब तक कोई भी चर्चा नहीं हो पाएगी, और क्या फिर उन्हें हटाया जाएगा, या वो हट सकते हैं, या इस तरह के हालात बन सकते हैं, और तब क्या कोई निगोशिएशन हो सकता है? क्योंकि अमेरिका को भी, या नेटो को, या यूरोप को भी दिख रहा है कि उनके लिए भी कितने मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं इस पूरे मामले को निगोशिएट करना। बिल्कुल आप सही बात बोल रही है।